Bismillahirrahmanirrahim. 1.2 Introduction to Software Development Life Cycle SDLC. Software Development Life Cycle SDLC is a framework that defines the processes used by organization to build an application from its initial conception to its deployment and maintenance. The primary purpose of SDLC is to deliver high quality software that meets customer expectations. SDLC ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो तरीक़ाकार है, इस तमाम स्टेप्स को हम कहेंगे SDLC। इसमें कौन कौन से जो हैं आम इसके स्टेप्स हैं। प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में हम ये करेंगे हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या हमने करना है, पूरा का पूरा हम प्लान बनाएंगे। इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होगा कि यूज़र्स की ज़रूरत क्या है। फिर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि इसका हमने ओवरऑल जो मैप है, स्केच है, ढांचा है, वो तैयार करना होगा। डेवलपमेंट में क्या होगा, कोडिंग, प्रोग्राम को कोड करना, उसके सोर्स प्रोग्राम को लिखना। टेस्टिंग प्रोग्राम में डेफिनेटली कुछ हम जब बनाएंगे इसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं होगा, कुछ मिस्टेक्स होंगी, उन्हें हम देखेंगे कि वो किस तरीके से हैं। और इसके बाद मेंटेनेंस के स्टेप बाय स्टेप इसमें कौन कौन सी चेंजेस हमने करनी है, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने क्या बनाई है, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी इसके मेंटेनेंस के फेज़ में। फ्रेमवर्क की डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रेमवर्क इज़ अ फाउंडेशनल स्ट्रक्चर सिस्टम और सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग समथिंग whatever its physical structure, a software application or a conceptual idea। यानी इस फ्रेमवर्क क्या चीज़ है कि कुछ भी बनाने के लिए अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं, एक आइडिया बनाते हैं, एक सारी इसको इस्तेमाल करने के लिए जो रूल रेगुलेशन के तहत हम काम करेंगे वो तमाम के तमाम हमारे क्या आ जाएंगे, फ्रेमवर्क में आ जाएंगे। तो फ्रेमवर्क की जो डेफिनेशन हम करेंगे वो ये करेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर है या तैयार किया गया एक फ्रेमवर्क है जो किसी काम को करने के लिए असूल, क़वाइद, रूल रेगुलेशन, गाइडलाइन तैयार करता है। यानी रूल रेगुलेशन के तहत अगर आपने काम करना है तो उसके लिए जो प्री डिफाइंड रूल्स आपके होंगे, उनके अंदर जिन बाउंड्रीज़ में रहते हुए, जिन डोमेन में रहते हुए आप काम करेंगे, वो तमाम का तमाम क्या होगा, फ्रेमवर्क होगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते वक्त SDLC इस्तेमाल करते हैं तो ये एक फ्रेमवर्क की तरह है जो हमें बताता है कि पहले प्लानिंग, फिर डिज़ाइनिंग और फिर कोडिंग करनी है। क्या है जी, SDLC के रूल रेगुलेशंस हैं। और ये रूल रेगुलेशंस क्या हैं, यही हमें जो है ना ये इसके फ्रेमवर्क को बता रहे हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग में कई फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे जेंगो है, रिएक्ट है, जो पहले से बने हुए असूलों के तहत जो है वो काम करते हैं। तो इन्हें हम जो है ना जेंगो वगैरह को आगे जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे जी। ये सिंपल क्या है, सिंपल ये है कि ये प्री डिफाइंड पाइथन में अगर आपने यूज़ करना है टेम्पलेट वगैरह डेटाबेस को यूज़ करते हुए, तो वो जो रूल रेगुलेशन के साथ आपने काम करना है वो सारा का सारा आपका बिल्ट इन ओपन सोर्स के तहत आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जेंगो का प्लस पॉइंट है जी। तो ये इन्हीं को यूज़ करते हुए आप अपनी सॉफ्टवेयर को जो है ना वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब फ्रेमवर्क की हम डिटेल के साथ डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, a framework is a standardized, reusable set of concepts, practices, and tools that provide a structured foundation for developing software application. एग्जाम्पल लेते हैं जी। इमेजिन यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड फ्रॉम स्क्रैच। कि एक वेबसाइट आपने बनानी है, आप तमाम उसकी कोडिंग करें, शुरू से लेके एंड तक करें, तो कुछ उसका जो पोर्शन है, जो बना बनाया पोर्शन है, जो पाइथन में ऑलरेडी जो है ना वो बना हुआ है, किस में, जेंगो में, हम उसे यूज़ करेंगे। यू कैन यूज़ अ फ्रेमवर्क लाइक जेंगो कम्स विद अ रेडी मेड फीचर्स, यानी पहले से बने हुए उसके फीचर्स हैं,
लाइक यूज़र लॉगिन कि वेबसाइट के ऊपर यूज़र ने लॉगिन कैसे करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट कि डेटाबेस को आपने कैसे हैंडल करना है, एंड पेज टेम्पलेट्स। यानी इन फीचर्स को यूज़ करने के लिए बजाय स्क्रैच से आप प्रोग्रामिंग करें, आप जेंगो को यूज़ करेंगे, इसके फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे, इसके रूल रेगुलेशंस को यूज़ करेंगे, तो ये बनी बनाई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इन्हीं को आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं जी कि इसको डिटेल के साथ SDLC को देखते हैं कि ये जस्ट मैंने एक व्यू आपको दिया है, अब इसको पूरा थारोली हम स्टडी करते हैं जी। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है जी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर और सिस्टम। यानी एक अगर नया आपने सॉफ्टवेयर बनाना है या एक नया सिस्टम बनाना है तो उस तमाम प्रोसेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जो है वो फॉलो करेंगे। अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर और किस में, सिस्टम में डिफरेंस क्या है। दोनों ऑलमोस्ट जो है ना वो सेम ही है। डेफिनेशन क्या है इनकी, सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस जो है उनकी कलेक्शंस के थ्रू कंप्यूटर परफॉर्म करता है। जैसे डॉस में प्रॉम्प्ट के ऊपर, जीनिक्स के लिनक्स में प्रॉम्प्ट के ऊपर कोई एक्शन आप परफॉर्म करते हैं कि फाइल्स को शो करो, डायरेक्टरी को शो करो, वो शो कर देता है। सिमिलरली विंडोज़ में आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर का काम है सारा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऑलरेडी आपने पहले पढ़ चुके हैं जी। तो इसी तरीके से अब सिस्टम क्या है जी। सिस्टम की डेफिनेशन है, सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और टास्क। अब देखें कि हमारे पास PIA का सिस्टम है, ठीक है, रेलवे का सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है। यानी हर चीज़ का जो एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में क्या होगा, या आप ये कहें कि एग्ज़ाम्स का सिस्टम है, तो एग्ज़ाम के सिस्टम में सिर्फ पर्टिकुलरली एग्ज़ाम की हद तक जो है वो स्टूडेंट जो है उसके ऊपर वो करेगा, उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन होगी। PIA का सिस्टम क्या करेगा, जो आपके टिकट्स वगैरह हैं उनकी रिजर्वेशन, बाकी काम जो है वो सारे के सारे वो करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने तमाम वो स्टेप्स देखने हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर में वन बाय वन अगर हम उन टास्क को परफॉर्म करें तो फिर उसमें ये होगा जी कि वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कैसे होंगे, क्या उसमें काम किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। तो ये तमाम वो स्टेप्स जो हैं ये हमने डिस्कस करने होंगे और फिर हमने ये देखना है जी कि इन्हें कैसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके लिए सॉफ्टवेयर की मनसूबाबंदी, तख्लीक, जांच और डिलीवर किया जाता है। ये लाइफ साइकिल मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, और इनका काम क्या है जी, ताकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर हमें मिले प्रॉपरली। इसके फ़ायदे क्या हैं जी, कि आपने एक मनसूबाबंदी के तहत टाइम को सेव करते हुए एक अच्छा सॉफ्टवेयर और अपने यूज़र को, अपने क्लाइंट को आपने मुतमईन करना है, और जो इसमें कहीं पे हर्डल्स हैं, जो ख़तरात हैं, वो हर मराइल पे उनको आपने पॉइंट आउट करना है और उन्हें सॉर्ट आउट करना है। और फिर तमाम इस सिस्टम को आपने ये करना है, डॉक्यूमेंटेशन पे लेके आना है, इसके मेंटेनेंस और क्लाइंट को 100% आपने क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ करें कि मैंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं हूँ, जैसे मैं हूँ जी दार-ए-अरकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। तो दार-ए-अरकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में होते हुए हमने ये करना है कि एक आपको ऐप देनी है, DEC AI की ऐप है। DEC AI की ऐप क्या करेगी,
डेक एआई की आपने ये करना है जी कि आपने इंटरेक्शन करनी है कंप्यूटर के साथ। आपने क्लास में जो कुछ सीखा है, यानी जो सेंट्रलाइज मॉडल था हमारा एजुकेशन का, उसे आप स्विच होके आप आ रहे हैं जी उस पर पर्सनलाइज लर्निंग पे। पर्सनलाइज लर्निंग का मतलब ये है कि घर बैठे हुए जो आपको टीचर ने समझाया है वो आप इंटरेक्ट करके डेक एआई के थ्रू उससे पूछ सकते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेस, ये पहला हमारा जो है ना फेज़ है। नाम से ही वाज़ है कि इसमें प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इन दिस फेज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व और सिस्टम टू बी डेवलप इज़ क्लियरली डिफाइंड, कि आपने कौन सा सिस्टम डेवलप करना है उसे बड़ा क्लियरली आप क्या कर देते हैं, डिफ़ाइन कर देते हैं। बुनियादी तौर पे यही जो है, यही जो मरला है हमारा, यही पूरे के सिस्टम का जो है ना, जैसे घर हम बनाते हैं तो उसका जो ढांचा होता है, जिसे स्ट्रक्चर हम कहते हैं, वो ही आप ये समझिए कि ये उसका स्ट्रक्चर है कि कहाँ पे क्या हमने करना है। तो ये पूरा का पूरा उस मसले की वजाहत जो है वो यहीं पे हम इसी में करते हैं कि असल प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे क्लाइंट को क्या मुश्किल पेश आ रही है कि वो सॉफ्टवेयर के ऊपर स्विच ओवर हो रहा है। तो इसके जो मेन मराइल हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जिन ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव करना है वो देखना है, इसका स्कोप क्या होगा, और अल्टरनेटिवली हमारे पास और कौन कौन से ज़राए हैं। फ़ायदे क्या हो जाते हैं हमें इसके, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली पूरी की पूरी टीम और जो क्लाइंट है हमारे, वो दोनों एक पेज पे आ जाते हैं। और इससे क्या होता है, वक्त की भी बचत होती है और तमाम प्रॉब्लम्स को भी हम क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। अब हमारा जो था जी, क्या कहते हैं, डेक एआई का मैंने ऑलरेडी आपको बताया जी कि इस फेज़ में हमने ये देखना है कि डेक एआई में क्या जो पोर्टल है जिसमें मेरी और आपकी बात हो रही है, कि जब हमने इसे वाज़ा किया है तो हमने ये देखना है जी कि इसमें डेक एआई के पोर्टल में हमने क्या कुछ देना है स्टूडेंट को, क्या क्या वो कौन कौन से मराइल हैं कि जिनके मुताबिक डेक एआई के हवाले से देखें। तो डेक एआई के हवाले से जब हमने डेवलप करना है तो हमने ये देखना है जी कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या है इसमें, टीचर्स के लिए इसमें क्या होना चाहिए। तो वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं वही हमारी मेन जो हैं इसमें क्या होंगी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। सेकंड फेज़ है हमारा प्लानिंग फेज़। इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज़ द प्रोजेक्ट गोल्स आर आइडेंटिफाई। गोल्स का क्या मतलब है कि मकासद क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ये किया जा रहा है, किन चीज़ों को हमने गोल्स को अचीव करना है, वो गोल्स हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं। एंड नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर एक्सेस, कि आपने प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है उसके बारे में, और फिर थारो एवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं और इन रिसोर्सेज के ऊपर आपने काम कैसे करना है। आया आपने कहीं पे अपने ऑफिस से डाटा को गैदर करने के लिए कहीं पे दूसरे पॉइंट पे जाना है, आपके पास आपने ईमेल भी है उनके पास, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए या व्हाट्सएप के थ्रू भी वो करेंगी, या डाटा को आपने जो यहाँ तक लेके आना है वो कैसे आप करेंगे। तो ये सारी की सारी जो प्लानिंग की जाती है ये इस फेज़ में क्या कर दी जाती है, प्लानिंग फेज़ में ये तमाम की तमाम प्लानिंग कर। थर्ड है जी हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी फेज़। फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी क्या करना है, हमने डिसीजन लेना है कि आया ये जो है ये फिजिबल भी है या कि नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप जो कर रहे हैं ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को कुछ फ़ायदा भी देगा या कि नहीं, इसको बेहतर ये पुराने सिस्टम से कैसे है, और ये अमाउंट जो है पैसों के हवाले से भी और टाइम के हवाले से भी क्या ये कोई पॉजिटिव इसमें चेंज लेके आएगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी assess the practically of implementing a proposed project from a technical standpoint. It involves evaluating whether the necessary technology, hardware, software tools or resources are available or can be developed to support the system. अब हमने जो डेक एआई का सिस्टम हमने वो डेवलप किया है, जो जिसकी मदद से आप इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो टेक्निकली हम ये देखना था कि इसके लिए हमें क्लाउड के ऊपर
स्टोरेज चाहिए, APIs चाहिए, CPUs चाहिए, आया वो अवेलेबल हैं या कि नहीं है, इंटरनेट हमें चाहिए, फिर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने यूज़ करना है उनके पास मोबाइल होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है टेक्निकली इसमें आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। सेकंड फेज़ है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एवल्यूट्स द फाइनेंशियल valuability of a proposed system by comparing its cost and benefits। अब अगर ये सिस्टम हम आपको दे रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टूडेंट और जो कॉलेज है वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते हैं। कहीं पे इसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो अगर आपको 24/7 जो है वो डेक AI के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो क्या होनी चाहिए, उसमें कॉस्ट को भी हमने कंसिडर करना है कि उसमें कितनी अमाउंट इन्वॉल्व होगी, चाहे वो कॉलेज वालों की हो रही है या स्टूडेंट की हो रही है। इन तमाम चीज़ों को हमने चेक करना है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी कि जो बच्चों को आप देना चाह रहे हैं कॉलेज वाले, क्या ये उनके मुताबिकत के साथ है, उनके जो गोल्स हैं उन्हें ये मीट कर रहा है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है और उनमें टाइम की भी सेविंग हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें। और लीगल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि कहीं पे कॉपीराइट, कहीं पे कोई और आप जो है ना गवर्नमेंट के रूल्स से हट के आपने जो है कहीं पे वो वाले ऐसी तो आप जो है ना नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम वो कर देते हैं। इस एस्पेक्ट को देखा जाता है कि लीगली ये ठीक है या गलत है। Schedule feasibility assesses whether a system can be completed within a specified time frame कि जो टाइम दिया गया है जिसके लिए अलाउ किया गया है क्या उसके अंदर ये कंप्लीट भी होगा या कि नहीं होगा। यानी अगर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं और उससे पहले हम इसे वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है इन टाइम स्टूडेंट को डिलीवर हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि जिन्हें हमने इसमें डिस्कस किया है थर्ड फेज़ के अंदर। तो अब देखते हैं अगले फेज़ की तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट फेज़ हमारे पास एनालिसिस फेज़ है। इसमें क्या होता है। फोर्थ एनालिसिस फेज़। ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज़ द प्रोजेक्ट टीम डिटरमिन द एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स। एंड यूज़र रिक्वायरमेंट कौन है। अब देखें डेक AI के हवाले से एंड यूज़र हमारे पास कौन है, वो है स्टूडेंट। क्योंकि आप लोग इसे यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या कि नहीं कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। तो मोस्टली केसेस में ये होता है कि टॉप मैनेजमेंट के साथ जो अब वो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जाती है, किसी फैक्ट्री को वो किया जाता है, तो जो उसके ऑनर हैं, जो उसके मैनेजर हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उनके साथ तो बैठ के सॉफ्टवेयर के हवाले से बात कर ली जाती है कि इस तरीके से सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उनके ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जो क्लरिकल स्टाफ है या जिन्होंने उसे इस्तेमाल करना है उनके साथ बात नहीं की जाती है। तो जिससे क्या आ जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है कि जो एंड यूज़र है उसके साथ मस्ट है कि एनालिसिस करें जी कि ये उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। कैन द प्रपोज सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट। और जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, कहीं पे ये तो नहीं है एंड यूज़र के पास जो है ना पुराने ज़माने के वो कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटर हैं ही नहीं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जा रही है, या उन्हें वो मिलेंगे या क्या होगा, फेस क्या होगा, या इंटरनेट क्लाउड पे आप सारा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है या वहाँ पे इंटरनेट चल ही नहीं सकता है या उसके सिग्नल बहुत वीक हैं। ये तमाम चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं। इन तीन पे ये फेज़ जो है वो मुश्तमिल है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग से मुराद ये है कि अब हमने डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी मदद से हमने डाटा को जो है ना वो कलेक्ट करना है, प्रॉब्लम वगैरह जो आइडेंटिफाई हुई हैं इन तमाम चीज़ों को हमने वो देखना है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हम इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू से मुराद क्या है, इंटरव्यू से मुराद ये है कि जैसे एक बंदा दूसरे बंदे से उसकी जो है वो पूछता है कि ये सॉफ्टवेयर आपका है, ये क्या किस मकसद के लिए है, डाटा आप कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू में कर सकते हैं। एक सर्वे आप जो है ना उसके लिए क्वेश्चनियर का बना सकते हैं। सर्वे में क्या होगा, सर्वे में ये होगा जी क्या उसे कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, डाटा आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, किस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि प्रैक्टिकली
आप विज़िट करेंगे वहाँ पे, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो कॉलेज है या स्कूल है, तो आपने जाके उनके सिस्टम को, एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखना है और आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व करना है कि आपने इस सिस्टम को अगर एनहेंस करना है और स्विच ओवर करना है तो उसके लिए उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट वैलिडेशंस। देखें, वेरीफाई करना या वो क्या प्रोसेस होता है। आप कहीं पे कोई करते हैं जी, एंटर करते हैं, क्या उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसके लिए भी कोड वगैरह आता है, वेरीफाई किया जाता है कि यही एक्चुअल यूज़र है इस मोबाइल का या कि नहीं है। सिमिलरली आपके आईडी कार्ड से वेरीफाई होती हैं। अब ये वाली जो आपने रिक्वायरमेंट्स जो आपने गैदर की हैं, इन्हें इस स्टेप के अंदर हमने इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फ़ेज़ में ये देखना है कि ये वेरीफाइड भी हैं, इसमें कहीं पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो गैर ज़रूरी हो, तो उसे हमने क्या कर देना है, फ़िल्टर कर देना है। तो मेन प्रोसेस इस प्रोसेस टास्क का जो मकसद है इस प्रोसेस का, कि वो ये है कि हमने क्या करना है, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे हमने वेरीफाई करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या आता है, it involves a collection of new requirements that may emerge due to involving expectations, changing regulations or other sources of modification। यानी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप अगर कंप्यूटर पे स्विच ओवर कर रहे हैं उन्हें और सॉफ्टवेयर आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो उनकी नई रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट हैं, आया वो उन्हें फेस कर रहे हैं, आप उन्हें इन चीज़ों को आपने फोकस किया है या नहीं किया है, और इनको आप इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ आप इन्हें कैसे जो है मर्ज करेंगे, इसे आप कैसे इसका पार्ट बनाएंगे ताकि जो यूज़र फ्रेंडली भी हो, एंड यूज़र को प्रॉब्लम भी ना हो और उनके टाइम की भी जो क्या हो जाए, सेविंग हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में हमने इन्हीं चीज़ों को देखना है। Design phase. The design phase is the software development life cycle. SDLC is a crucial step where the system architecture is planned and detailed specifications are created based on the requirements gathered during the analysis phase। क्या कह रहा है जी, कि जो चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं इन तमाम फेजेस में, उन्हें जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वो उन्हें इकट्ठा करेगा और जो डिज़ाइनिंग का फ़ेज़ है उसे स्टार्ट करेगा। अब डिज़ाइनिंग के फ़ेज़ को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया जाता है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं जी, प्रोग्रामिंग में दो स्टेप्स हम इसमें इन्वॉल्व करते होते हैं। पहला है एल्गोरिथम्स और दूसरा है फ्लो चार्ट्स। के डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन जो है डाटा की, जो फ्लो है, उसे हमने कैसे इन्वॉल्व करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। वो चाहे हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू देखें या उसके देखें एल्गोरिथम के थ्रू देखें, तो ताकि जो हमारा प्रोग्राम बने वो रिक्वायरमेंट्स को क्या कर रहा हो, मीट कर रहा है या कि नहीं है। तो डायग्राम्स के थ्रू अब हमने इसको सॉफ्टवेयर को फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हमने गैदर की हुई हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, जो डाटा हमारे पास है, तो उसकी कोई एक सीक्वेंस हमने बनाना है, किसके थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, कि ये हमें आउटपुट क्या देगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। इट्स अ लॉजिकल ब्लूप्रिंट ऑफ द सॉल्यूशन often written in a plain language। ठीक है, वाज़िया हदायत के साथ आगे हम एग्जांपल में भी देखते हैं और मैं आपको वो शो भी करता हूँ जी कि इसका फ्लो चार्ट में और इसमें जो रिटन में ये इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जाती हैं। तो इससे पहले जो है ना फ्लो चार्ट की जो है ना वो भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम और अ प्रोसेस। इट्स यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल लाइक रेक्टेंगल प्रोसेस। तो ये क्या करता है, डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, जिसमें डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू हम जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन दोनों को हम देखते हैं जी कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को एक एक हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं कि ये कैसे लिखे जाते हैं। ये हमारे पास फ्लो चार्ट के, अब फ्लो चार्ट में भी सेम जो हमने
एल्गोरिथम में किया था, सेम वही स्टेप हैं कि स्टार्ट हम करेंगे, देखें ये स्टार्ट वाला हमने वो किया, फिर इसके बाद हमने रीड के लिए ये स्पेसिफिक सिंबल इसे यूज़ किया, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग वाला, ठीक है, और ये प्रोसेसिंग वाला फिर हमने वो किया, फिर इनपुट आउटपुट के लिए किया और एंड कर दिया। ये सिंबल हमारे पास स्टार्ट के लिए यही यूज़ कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट के लिए यही हमने यूज़ करना है, प्रोसेसिंग के लिए फ़्लो चार्ट में यही यूज़ करना है हमने, और एंड के लिए भी स्टार्ट और एंड के लिए हमने ये यूज़ करना है। कंडीशन के लिए हमने ये यूज़ करना है। अब कंडीशन में ये था कि मार्क्स इनपुट किए हमने, पास है या फेल है, उसने पास कर देगा, नहीं है तो वो पास हो गया है तो वो यस कर देगा और प्रिंट में, और अगर वो फेल हो गया है तो वो नो कर देगा। तो ये तमाम काम हमारा जो है ये वो क्या कर रहा है, फ़्लो चार्ट कर रहा है जी। अब इस फ़्लो चार्ट में ये देखें कि अगर मार्क्स इससे ज़्यादा हैं तो प्रिंट करेगा पास, और यहाँ पे वो करेगा फेल, ये गलत लिखा हुआ है, इसे ऐसे कर देते हैं जी, नो की सूरत में वो क्या करेगा, फेल। अब फ्लो चार्ट को देखते नहीं हम, सेम जो हमने एल्गोरिथम देखा था सेम उसी तरीके से फ़्लो चार्ट होगा, लेकिन फ़्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए यही आपने यूज़ करने हैं, इनपुट आउटपुट के लिए ये यूज़ करने हैं, प्रोसेसिंग के लिए आपने यूज़ करना है। स्टार्ट किया, मार्क्स को इनपुट किया, उसने प्रोसेस किया, फार्मूले को एवल्यूट किया, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, हमें रिज़ल्ट दे दिया, एंड हो गया। अब दूसरा प्रोग्राम हमारे पास ये था कि अगर हमने परसेंटेज इंटर करते हैं तो वो ग्रेटर है अगर किससे, 40 से, तो फिर क्या होगा, ये पास हो जाएगा, एल्स की सूरत में क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो ये बुक वालों ने यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसे आना चाहिए फेल, ठीक है। तो ये बुक में हमने ठीक कर दिया जी कि ये फेल होगा, और फेल होने के बाद एंड हो जाएगा। एंड होने के बाद अगर आप इसे दोबारा वो स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से एरो करने के बाद अगर लूप लगा हुआ है तो वो दोबारा स्टार्ट कर देगा, अदरवाइज़ ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया है। तो ये था जी, हमने फ़्लो चार्ट को भी पढ़ लिया है, और इसके साथ साथ हमने इसका कर लिया है जी, एल्गोरिथम को भी देख लिया जी, दोनों चीज़ों को हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट कोडिंग फेज़। अब कोडिंग फेज़ में क्या है जी, कोडिंग फेज़ में जो सारा का सारा काम है वो प्रोग्रामर का होता है। प्रोग्रामर इतना सीनियर हो चुका होता है कि जो ऑलरेडी फेसेस हमने वो डिस्कस कर लिए हैं, उनके बाद उसके पास एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में उनकी क्यूरीज, उनकी आउटपुट, हर चीज़ उसके पास पेपर में अवेलेबल होती है। अब उसने क्या करना है, अब उसने फ़्लो चार्ट को और एल्गोरिथम्स को, रिक्वायरमेंट्स को, बाकी चीज़ों को, सब को देखते हुए उसने इस तरीके से एक प्रोग्राम जो है वो किस में डिज़ाइन कर देना है जी, चाहे वो सी लैंग्वेज में हो, चाहे वो किसी डेटाबेस में हो। ये उसी तरीके से सी में अगर करेंगे, इंटीजर है वेरिएबल उसने एक डिफ़ाइन कर दिया है टोटल के नाम से, एक फ्लोट वेरिएबल जिसमें नंबर के साथ आ जाए, परसेंटेज वो कर दिया है, दूसरा वेरिएबल हमने डिफ़ाइन कर दिया है, इनपुट हमने उसने वैल्यू ले लिया है, ठीक है, और उसके बाद वो वैल्यूज़ को उसने यहाँ पे परसेंटेज में परफॉर्म करने के बाद उसने आउटपुट हमें वो दे दिया, तो कितने परसेंट वो था। अब देखें कि वो जो प्रोग्राम था, जो फ़्लो चार्ट था, उस फ़्लो चार्ट की ये रिटन फॉर्म में पूरा का पूरा प्रोग्राम बन गया है जो कि इसका कोडिंग फेस है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टिंग वेरिफिकेशन फेस। In the testing verification phase, all aspects of the system are tested for functionality and performance। यानी जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वो आया ठीक है या कि नहीं। उसमें क्या था कि आपको डेक AI जो हमारे पास है, जो आप डेक AI को इस वक्त जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या कि नहीं, ये प्रॉपर काम कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। अब सॉफ्टवेयर वाला जो था आपने वो किया था परसेंटेज वाला, पीछे जो एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें अगर 40 हम इंटर कर रहे हैं तो वो परसेंटेज में 40% पे वो स्टूडेंट को पास कर रहा है या कि नहीं कर रहा है, कहीं पे गलत तो नहीं कर रहा है।
और इसी तरीके से जो प्रोग्राम हमने डेवलप किया है परसेंटेज वाला, इसमें अगर हम 60 दे रहे हैं परसेंट और वो बच्चों को जो है ना फेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये आउटपुट क्या है जी, गलत है। इसे हमने क्या करना है, ठीक करना है, इसे हमने चेक करना है। तो ये बेसिकली सिस्टम को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगला हमारे पास है जी कि डिफरेंस क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के आउटपुट को चेक किया जाता है बगैर कोड देखे, यानी कोडिंग के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। ब्लैक बॉक्स में आपने उसकी आउटपुट को देखना है कि यूज़र नेम अगर आपने इंटर किया है वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद वो काम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरीके से जैसे डेक एआई को एक एंड यूज़र का स्टूडेंट जो है वो चेक कर सकता है जी। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, सॉफ्टवेयर का कोड, उसके लूप, फंक्शन और अंदरूनी ढांचा जो है, उसे जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे चेक किया जाता है। इसके साथ साथ कोड के अंदर जो लॉग इन फंक्शन के हैं, इफ एल्स के लूप हैं, बाकी कंडीशंस हैं, उन्हें चेक किया जाता है। और फिर एरर की लाइन बाय लाइन जो है ना, उन्हें देखा जाता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए इनके अलावा भी बेशुमार डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू हम इसकी टेस्टिंग करते हैं जी। नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन फेज़, यानी जो आपने अपने सॉफ्टवेयर हाउस में जो प्रोग्राम बना के दिया है, अब वो ऑन साइड हमने देना है यूज़र को, चाहे हम उसे यूएसबी में दें, चाहे जाके हम इंस्टॉल करके दें उसे प्रोग्राम, या उसकी ट्रेनिंग करें उसे, उसके जो है ना रिक्वायरमेंट देखें उसकी इंस्टॉलेशन की और फिर उसकी हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, तो उसे प्रोग्राम को गो थ्रू कराना है। अब हमने एंड यूज़र ने उसे इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। जैसे डेक एआई में हमने आपको कहना है जी कि आप जो है ना इस सॉफ्टवेयर को गूगल स्टोर से या इसके ऐप से जो है ना वो क्या कर लें, वेब से जो है ना आप इसे डाउनलोड कर लें या यूएसबी के थ्रू हम आपको दें। तो ये अब हमने क्या कर दिया है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद आपके पास आपको दे दिया है। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। वो मेथड क्या है जी, क्या उसे कहते हैं, द डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू वेरियस मेथड। और वो मेथड क्या है जी, पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। इसमें पुराना जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं इससे पहले, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। नए पे आपने फ़ौरन ले आना है। उन्हें कहना है जी जो कुछ पहले हो चुका है, अगर कहीं पे कोई और फैक्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अब आपने उसे नहीं इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट आप इस सिस्टम को आपने यूज़ करना है, ठीक है। फिर इसके बाद है पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी करते रहें, ये भी करते रहें, दोनों को कंपेयर करें और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या उसे कहते हैं कि आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस पर मूव हो जाएं। तो ये है पैरेलल जो है ना वो सिस्टम की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेज़ड। फेज़ में ये है जी कि हम ये कहें जी कि अच्छा चलें, अब जैसे डेक एआई के हवाले से हम बार बार बात कर रहे हैं, तो हम कहें जी कि आपने सिर्फ जो वीडियो लेक्चर्स हैं अभी उन्हें आप कंसंट्रेट करें, उसके ऊपर देखें। और फैक्ट्री के अंदर हम ये कहें जी कि आपने अभी आउटपुट जनरेट नहीं करनी है, सिर्फ ऑर्डर आप जो है ना इनपुट करें। और इन्हें हम जो है ना हमारी टीम जो है ना वो देखेगी, या बाकी किसी भी वजह से हम उन्हें फेज़ वाइज जो है ना इसको वो करें, इम्प्लीमेंट करें, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम कर सकते हैं कि ये वाला फेज़ अभी जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। ये इससे जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप जो है ना सेकंड पे वो करें पायलट का। अब ये देखें कि जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज जो है ना नया सॉफ्टवेयर या वो करती हैं वर्जन उसका रिलीज़ करती हैं, तो उसमें पायलट वर्जन वो कर देती हैं। पायलट वर्जन का मतलब ये होता है कि इसमें एरर हो सकते हैं, इसे हमने टेस्टिंग के लिए इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आपको नए स्विच ओवर करने के लिए, सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये डिफरेंट फेजेस हैं जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी डेवलपमेंट फेज़। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया है डॉक्यूमेंटेशन फेज़। इन SDLC डेवलपिंग गुड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंटेशन
serves as a method of communication among the people responsible for the developing, implementing and maintaining the newly developed system. अब वो क्या है जी, डेवलपमेंट फेज़ में जितने आपने ये तमाम काम आपने कर रहे हैं, इनकी आपने क्या बनानी है, आपने इनकी रिपोर्ट्स, इनको इस्तेमाल करने के मैनुअल्स, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी के सारी आपके पास रजिस्टर्स में, आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके कंप्यूटर में ये डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, ताकि इस प्रोसेस को अगर एक बंदा आज इस्तेमाल कर रहा है, वो यहाँ से दूसरी जगह स्विच ओवर होता है या दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, तो कहीं पे किसी को प्रॉब्लम ना हो, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इन तमाम चीज़ों को इजीली जो है जहाँ से उन्होंने छोड़ा है वहीं से आगे स्टार्ट किया जा सके जी। नेक्स्ट फेज़ है हमारे मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फेज़। मेंटेनेंस और सपोर्ट फेज़ में कभी भी प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आप ये कहें कि कोई चीज़ फाइनल नहीं हो सकती है। फाइनल इसलिए नहीं हो सकती है कि इसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है, जो फैक्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट वो चेंज हो जाएंगी, वो नई चीज़ को डेवलप करना शुरू कर देंगे। अब जैसे एआई आ गया है, एआई पोर्टल हमने डेवलप कर दिया है, टीचर का वो कर दिया है आपके इस सॉफ्टवेयर में, तो कहीं पे 1 माह के बाद 2 माह के बाद कहीं पे ई बुक्स के ऊपर स्विच ओवर हो जाएं, कहीं और वो करें, तो ये प्रोसेस जो है, और इसमें कोई चेंज भी आ सकती है, इसमें कहीं पे कोई क्लाउड में हम ये है कि हम इसे आगे लेके जाएं, हम कहें जी कि स्पेस कम है, यूज़र ज़्यादा हो गए, तो ये मेंटेनेंस और ये वाला जो फेज़ है आपका सपोर्ट फेज़, ये आपका कंटिन्यू रहता है, और यहीं पे हमारा जो है वो लेक्चर एंड होता है। हमने बड़ी डिटेल के साथ इसे डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। हैव अ गुड डे।